आज विश्व मूल निवासी दिवस की सभी मूल निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर हम ये कार्यक्रम रखा है। हम इस लायक बनाने वाले तमाम मूल निवासी महापुरुष जिन्होंने समय समय पर हमारे हक, अधिकार, मान सम्मान और आजादी की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को सादर अभिवादन। आज के विश्व आदिवासी दिवस के वर्चुअल लाइव कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और इस कार्यक्रम में सभी हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और वक्तागण साथियों, और ये लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे देश के मूल निवासी साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बामसेप का ऑफशूट संगठन है और बामसेप निरंतर पिछले 45 साल से समाज को जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके संवैधानिक अधिकार है, उनके विरोध में हो रहे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके पूरे मूल निवासी समाज का ध्रुवीकरण करके, उनको जगा करके एकत्रित करने का और शक्ति का निर्माण करने के उद्देश्य से जो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो दिवस मनाए जाते हैं, या हमारे महापुरुषों के दिवस मनाए जाते हैं या जयंतियां मनाई जाती है, उनका उद्देश्य होता है सिर्फ नाचना, गाना और गुलामी का आनंद लेना। लेकिन हम लोग हमारे महापुरुषों के जयंती हो, शहादत दिवस हो या अन्य दिवस हो, उन तमाम दिवसों को जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो लेटेस्ट मुद्दे होते हैं, जो षड्यंत्र होते हैं दुश्मनों के, उनको उजागर करने के लिए काम करते हैं। तो यह आज विश्व मूल निवासी दिवस को भी काउंटर करने के लिए, मतलब आज भी वो ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है, आज भी वो षड्यंत्र कर रहे हैं। वो तो यह विश्व मूल निवासी दिवस जो यूएनओ ने घोषित किया है और उसके 193 देश है, सदस्य है, और 193 देशों में ही आज विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन भारत के ब्राह्मण आज भी इस विश्व मूल निवासी दिवस को मनाने के लिए कह रहे हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इसमें भारत में इसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि 1982 में इस तारीख को, यानी 9 अगस्त को 1982 को मूल निवासियों के बारे में आईएलओ की पहली बैठक हुई थी, इसलिए मनाते हैं। परंतु 9 अगस्त ही क्यों, ऐसा वो सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। इस बारे में तथ्यात्मक चिंतन करना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि 1610 में 9 अगस्त के दिन अमेरिका में मूल निवासियों के 5 समुदायों में को यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों की सेना ने एक युद्ध में न केवल हराया बल्कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस प्रकार यह दिवस उपनिवेशिक शक्तियों का एक छद्म एजेंडा है, जिसमें अपने पुरखों की उपलब्धियों यानी मूल निवासियों को नष्ट करने की याद करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह एक शोक दिवस है, ऐसा वो प्रचारित कर रहे हैं इस दिवस को। मतलब ब्राह्मण
21वीं सदी में भी 191 देश को नालायक समझता है, नासमझ समझता है। 100 और दुनिया की विकसित देश उनको भी नासमझ समझता है और सिर्फ अपने को ही वो बुद्धिमान समझते हैं। ये समझ सकते हैं कि आज 21वीं सदी में भी इसका दुष्प्रचार करने के लिए वो बाज नहीं आ रहा है। तो आज के इस ब्राह्मणों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए जो दो विषय चर्चा के लिए और मूल निवासी समाज के तमाम लोगों को जगाने के लिए, अलर्ट करने के लिए और ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए रखे गए हैं, जो दोनों ही ज्वलंत है, महत्वपूर्ण है। पहला विषय है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से क्या आदिवासियों के संवैधानिक मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, एक गंभीर चिंतन। और दूसरा विषय है बीएचयू का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा संथाल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियां जो मध्य भारत, ऐसा लिखा है अखबार में, वो उनको विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र है। ये डीएनए के आधार पर एक पर्दाफाश। साथियों, वो भारत के मूल निवासियों को ब्राह्मण लगातार, जिसका हम कह सकते कि इस आधुनिक भारत में हमारे ज्योतिबा फुले ने 1848 से जो इनके विरोध में, इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए जो अपनी जिंदगी का मकसद बना करके काम स्टार्ट किया था, तभी से लगा करके वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं हम लोगों को बांटने का। और मुख्य रूप से जब से डीएनए का रिसर्च आया, तब से आदिवासियों को टारगेट कर रखा है उन्होंने। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का, ये दोनों ही षड्यंत्र सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं है। इसकी विस्तृत चर्चा वामन मेश्राम साहब करेंगे। तो साथियों, आदिवासियों को टारगेट करके ये लोग, क्योंकि आदिवासी के पास में उसकी मूल पहचान बची हुई है, बाकी अन्य मूल निवासी जातियां जो सिंधु घाटी सभ्यता के बिछड़े हुए लोग हैं, वो अपनी पहचान खो चुके हैं। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग, इनसे धर्म परिवर्तित, ये सभी लोग अपनी पहचान खोए हुए हैं। लेकिन जो आदिवासी हजारों सालों से अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान, कला, सभ्यता, संस्कृति संजोए हुए हैं, उसको खत्म करने के लिए, उसका ब्राह्मणीकरण करने के लिए ब्राह्मण इस आधुनिक भारत में 1905 से षड्यंत्र कर रहा है। 1905 में आदिवासियों को ब्राह्मणों ने एक संगठन बनाया आदिवासियों का, जिसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने भील सेवा मंडल बनाया। यानी ये ऐतिहासिक जानकारी हमारे लोगों को होना जरूरी है कि ब्राह्मण कब से आदिवासियों के पीछे पड़े हुए हैं। फिर महात्मा गांधी ने वनवासी सेवा मंडल बनाया, जिसके संस्थापक ठक्कर बापा थे। फिर 1941 में आरएसएस ने एक कमेटी बनाई, हिंदू मेथड ऑफ द ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, जिसके संस्थापक निर्मल कुमार बोस और अभिजीत गुहा थे। 1952 में आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम बनाया, जिसके संस्थापक
बाला साहेब देशपांडे जो आरएसएस के ही सदस्य थे और वर्तमान में आरएसएस आदिवासियों के क्षेत्र में, आदिवासी बाहुल्य एरिया में आदिवासी बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने के लिए हिंदू युवा जनजाति संगठन बनाया और अभी वर्तमान में आदिवासियों को टारगेट करके यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। दूसरा एनआरसी, एनपीआर और सीएए का कानून ला रहे हैं। बीएचयू का प्रोफेसर वो आदिवासियों को विदेशी घोषित कर रहा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू ने कहा कि आदिवासी ही मूल निवासी है। यानी ये तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मतलब आदिवासियों को ही टारगेट किया जा रहा है। अब ये तमाम चीजों के साथ में जुड़े हुए हैं आदिवासियों के अधिकार, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो आदिवासियों के साथ साथ जितने भी, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, ये सभी का कस्टमरी लॉ अलग है, इनकी सभी की पहचान अलग अलग है, इनकी कला सभ्यता संस्कृति सबकी अलग अलग है। तो कॉमन अगर होता है तो सभी का नुकसान है। मतलब मात्र कह सकते हैं कि तथाकथित 15% हिंदू, बाकी 15% को छोड़ करके वो गैर हिंदू है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। वामन मेश्राम साहब इसके साथ चैलेंज कहते हैं कि मोहन भागवत सिद्ध करके बताए कि ओबीसी हिंदू है, एससी हिंदू है, एसटी हिंदू है। चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा है और अनर्गल अलग अलग बयान दे रहे हैं। अभी डीएनए रिसर्च जब से आया तब से आदिवासियों को टारगेट करके और वो भ्रमित करने का सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। साथियों, उनका कुल मिलाकर के आदिवासियों को तमाम प्रकार के जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे शिक्षा है, नौकरी है, पदोन्नति है, राजनीति है, अगर वो आदिवासी पहचान खत्म हो जाती है और उनको विशेषाधिकार आर्टिकल 244 एक के तहत 5वीं अनुसूची जो स्वायत्त शासन का अधिकार देता है और 6ठी अनुसूची जो मालकियत का अधिकार, यानी जल जंगल जमीन का मालिक, वो जमीन के अंदर छुपी हुई करोड़ों रुपए की बहुमूल्य धातुओं का मालिक, अगर ये पहचान जब तक रहेगी आदिवासी की तब तक वो छीन नहीं सकते हैं। संविधान में प्रावधान है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। लेकिन जब तक आदिवासी पहचान होगी और जब तक वो शेड्यूल एरिया रहेगा, शेड्यूल एरिया को भी विकास के नाम पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो अभ्यारण्य के नाम से या नेशनल पार्क के नाम से या बड़े बड़े बांध बनाने के नाम से या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के नाम से या नेशनल कॉरिडोर के नाम से, तमाम प्रकार के जो भी है वो आदिवासी एरिया से निकालना और आदिवासी वहां से अगर विस्थापित होता है तो गैर शेड्यूल एरिया में जाएगा और वहां की आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी और वो अनुसूचित क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये जो तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इन षड्यंत्रों को हमारे बुद्धिजीवियों को समझने की आवश्यकता है। हमारे जो समाज के बहुत सारे जो लोग आज वर्तमान में सोशल मीडिया पे हमारे लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, एक शब्द के लिए झगड़ने लग जाते हैं। अभी हमारा फेसबुक पेज पर आदिवासियों के बहुत माने हुए नेता कहें, हम गुजरात के हैं, छोटू भाई वसावा, वो आदिवासी शब्द के लिए और ये मूल निवासी शब्द रख रहे हैं और ये आदिवासी शब्द को यानी आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बाम सेफिए इस तरह के शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो
मैं छोटू भाई वसावा को हमने पहले भी लेटर दिया, अभी भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कहा कि आप आदिवासियों को बचाना चाहते हो या आदिवासी शब्द को बचाना चाहते हो। आदिवासी शब्द को खत्म करने के लिए आरएसएस लंबे समय से काम कर रहा है। यदि आरएसएस के विरोध में कोई इस तरह का तुमने कोई चरणबद्ध आंदोलन किया हो या अपने विधानसभा में या लोकसभा में कोई इस तरह का आपने वक्तव्य दिया हो कि आरएसएस आदिवासियों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वनवासी कह रहे हैं, वन बंधु कह रहे हैं, गिरिजन कह रहे हैं। अरे आदिवासी, जब तुम मानते हो कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, तो आदिवासियों की मूल निवासियों की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट और डेवलप्ड सभ्यता संस्कृति थी। तो उस समय तो आदिवासी था नहीं, तो आदिवासी कब बना? जब ब्राह्मणों ने, यूरेशियन ब्राह्मणों ने उस व्यवस्था को तहस नहस किया, उजाड़ा, और वहां से जब भारत के वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो मूल निवासी लोग थे, वो विभाजित हुए। उनके विभाजन के बाद आदिवासी बने जो जंगलों में चले गए। अगर भारत के तुम ही सिर्फ आदिवासी ही मूल निवासी है, तो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में और दुनिया भर के तमाम विकास के साधन संसाधनों से कटे हुए क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे पुरखों की क्या हालत थी? आज भी अगर आदिवासियों का कल्याण और विकास हुआ है इस आधुनिक भारत में, तो इस संविधान की बदौलत हुआ है। अगर ये संवैधानिक अधिकार नहीं मिले होते तो आज भी लंगोटी लगाकर जंगलों में घूमते रहते। आज भी हमारा ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। आज भी आप देख ले, आज भी आपके करोड़ों लोग इस लॉकडाउन की वजह से, जो विकास के नाम पर जिन लोगों को जल जंगल जमीन से विस्थापित किया गया, वो इधर उधर शहरों में गए थे, तो लॉकडाउन में करोड़ों लोग इधर से उधर हुए। उनकी हालत देख करके बता सकते हो। अगर रक्षा करना है तो आदिवासियों की रक्षा करो। आदिवासी नहीं बचेगा और तुम आदिवासी शब्द को बचाने के लिए काम कर रहे हो। आदिवासी बचेगा तो आदिवासी शब्द बचेगा, आदिवासी बचेगा तो उसकी सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं बचेगी। तुम सिर्फ दिवस मना करके नाच गान का काम कर लेते हैं। आज तक कभी किसी ऐसे संगठन ने, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अलावा किसी भी आदिवासी संगठन ने, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, खुल करके ब्राह्मणों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया हो ऐसे विषय लगा करके? तो मुझे एक आध उदाहरण बता दीजिए कि मात्र हम लोग ही, क्योंकि हमको इतिहास से सबक लेकर के कि हमारे आदिवासी महापुरुषों ने क्षेत्रीय आंदोलन किए थे, उसको ब्राह्मणों ने जातीय आधारित आंदोलन करार दे करके और उसको सेग्रीगेट कर दिया। वो तो मुंडाओं का आंदोलन था, वो भीलों का आंदोलन था, ये मीनाओं का आंदोलन था। अरे 800 जनजातियां हैं, वो 800 जनजातियां, मतलब जनजाति यानी ट्राइब यानी कबीले, यानी 800 कबीले थे। उन 800 कबीलों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पहचान दी और उस पहचान के माध्यम से सबको संगठित किया, 800 को ही। क्योंकि 800 की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं सभी समान थे, इसलिए उन सबको एक नाम दिया गया। तो ये समझने की जरूरत है। और हमारा आदिवासी शब्द है, आदिवासी के नाम से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एकमात्र राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और आदिवासी के नाम से है। तो हम तो आदिवासी शब्द का कोई खत्म करने का षड्यंत्र कर नहीं रहे हैं। इसलिए ये तमाम जो आदिवासी शब्द और मूल निवासी शब्द के बारे में जो भी लोग भ्रमित कर रहे हैं, उन आदिवासियों को वास्तव में हितैषी है। तो इसको इस पे चर्चा करने की बजाय उन आदिवासियों के हक अधिकार, उन आदिवासियों के षड्यंत्रों के विरोध में चल रहे ब्राह्मणों के उन षड्यंत्रों को उजागर करके सबको मिलजुल करके इस बामसेब के आंदोलन के साथ में जन आंदोलन करने के लिए शक्ति का निर्माण करने की आवश्यकता है। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है। और संविधान ने कहा है कि जिसकी संख्या जितनी भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी और आदिवासियों के जो विशेषाधिकार है, 5वीं और 6ठी अनुसूची है, वो सुरक्षित रहेंगे। वो कोई गैर आदिवासियों को मिल नहीं सकते हैं। आदिवासियों के लिए जो रिजर्व सीटें हैं इलेक्शन की, विधानसभा लोकसभा की, वो भी सुरक्षित है। वहां कोई गैर आदिवासी जा नहीं सकता। तो आपको मिलजुल करके लड़ाई लड़ने में ही फायदा है। तभी इन आदिवासी कौम को, हजारों पीढ़ियों को आप बचा सकते हैं। और आप अपने झंडे डंडे बैनर के साथ में आइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पहचान या अपना एजेंडा या अपना झंडा खत्म कर दें या हमारे इस साथ में विलीन हो जाएं। तो साथियों, जितने भी आज लाइव सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो सबक लेने की जरूरत है। आप आदिवासियों को बचाना चाहते हो तो एकमात्र लीडर है, एकमात्र नेतृत्व है, एकमात्र आंदोलन है मान्यवर वामन मेश्राम साहब का। इस आंदोलन के साथ में आप जुड़े या आप जुड़ेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।